नमस्कार, ज्वार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर पलामू से, जहां एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर 24 से अधिक बच्चों की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। बच्चों के परिवार के सदस्यों ने सतबरवा थाने में प्राचार्य के खिलाफ शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि सावन की अंतिम सोमवारी पर कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें खामडी गांव के भी बच्चे शामिल हुए थे और इसी वजह से वे स्कूल से गैर हाजिर थे। प्राचार्य की पिटाई से बच्चों के शरीर पर चोट के निशान हो गए। वहीं प्राचार्य पर धर्म और पूजा पाठ को नहीं मानने की बात कहने का भी आरोप लगा है। स्कूल आने को जरूरी बताते हुए बच्चों को कतार में खड़ा कर पिटाई की गई। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। गिरिडीह में एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे मवेशी तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन में सरिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 गाड़ियों में लदे 201 पशुओं को जब्त किया। वहीं 11 ड्राइवर भी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी मवेशियों को बिहार से तस्करी कर धनबाद और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। तस्करी की जानकारी मिलने पर अलर्ट सरिया पुलिस ने देर रात करीब 4 घंटे तक ऑपरेशन चलाकर पशु लदे सभी गाड़ियों को जब्त किया। इन गाड़ियों में मवेशियों को जबरन ठूसा गया था, जिससे 201 पशुओं में से 25 की मौत भी हो चुकी थी। पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। वरीय पदाधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 29/8/23 को रात्रि करीब 2 बजे के आसपास 10 पशु लोड वाहन जब्त किया गया है, जिसमें 5 ट्रक है, 14 चक्का ट्रक, जिसमें भैंस लोड है और 5 पिकअप वैन है, जिसपे गाय और बैल लोड है, जिसका जांच पड़ताल किया जा रहा है। मैट्रिमोनियल साइट में डाले गए प्रोफाइल के जरिए भी अब साइबर ठगी की जा रही है। दरअसल पिछले दिनों धनबाद में 95 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया था। इसमें कार्रवाई करते हुए सीआईडी ने 2 आरोपियों को महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से औरंगाबाद से गिरफ्तार किया। साइबर अपराधियों ने जीवनसाथी.com पर उपलब्ध प्रोफाइल के माध्यम से फिशिंग वेबसाइट www.banocoin.org पर क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बहाने 1 करोड़ 35 लाख रुपए ठगे थे, जिसमें से 40 लाख रुपए सीआईडी ने फ्रीज करवा दिए। सीआईडी की जांच के दौरान इन फर्जी वेबसाइट का मूल स्थान हांगकांग, चीन और कंबोडिया में पाया गया। गिरफ्तार आरोपी में से एक पटवारी पद के लिए परीक्षा देते वक्त एग्जाम सेंटर से गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी पता चला कि ये अपराधी कमीशन के लिए काम करते थे और इनका मास्टरमाइंड कोई और है। पूरे मामले में एक आरोपी निराई, जो अभी वियतनाम में है, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। They are not the kingpins. They are the digital labor. They are the cybercrime laborers. ये बिल्कुल मजदूर हैं। ये 2000-4000 रुपए पर काम करने वाले लोग हैं। इसका जो असली पैसा वो सारा का सारा विदेश में जा रहा है। वो इसलिए विदेश में जा रहा है कि हमारे देश में अभी भी ऐसे हजारों नहीं लाखों बेवकूफ़ लोग हैं जो सोचते हैं कि उनका पैसा रात में डबल हो जाएगा और दिन में 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाएगा। ऐसे लोग हैं हमारे देश में और इनकी संख्या इतनी अधिक है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। ये 22 अकाउंट में से जिस अकाउंट के लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है, उसके 1-2 दिनों में 2-2.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है। समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे, जब इसका ओरिजिन एक्चुअली बाहर से हुआ, चाइना, कंबोडिया, म्यांमार और दूसरे कंट्री से, मगर पैसे इंडियन अकाउंट में हैं, तो इसका जो फाइनेंशियल मनी ट्रेल है वो अल्टीमेटली इंडिया के बाहर कैसे जा रहा है। तो वो सारा क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट और उसका जो फाइनेंशियल मनी ट्रेल एनालिसिस है, वो सब कुछ समझने में हमें I4C का काफी इसमें असिस्टेंस प्राप्त हुआ है और आगे भी ऐसे इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है। भले नक्सलवाद के झारखंड से खात्मे का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोगों में नक्सलियों का खौफ कायम है और नक्सलियों के एक इशारे पर ग्रामीण अपने नाम पर सिम कार्ड लेकर उन्हें देने को मजबूर हैं। इन सिम कार्ड का इस्तेमाल प्रतिबंधित नक्सली संगठन अपराध की घटनाओं को अंजाम देने में करता है। राज्य पुलिस ने चानो से नक्सलियों को सिम कार्ड मुहैया कराने वाले टीएसपीसी के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है। चान्हो और बुढ़मू में पुल का निर्माण हो रहा था। उस पुल निर्माण में लगे ठेकेदार से लेवी की मांग की जा रही थी। जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था वो ग्रामीण महिलाओं के नाम पर लिया गया था और ऐसा करने के लिए टीएसपीसी कमांडर विक्रम गंजू के निर्देश दिया गया था। गिरफ्तार उग्रवादियों से इस बात का भी खुलासा हुआ कि सिम उपलब्ध कराने के साथ ही ये संगठन के लिए रेकी का भी काम करते थे। जो टीपीसी के विक्रम गंजू नाम का जो व्यक्ति है, जो कमांडर है,
उसने ही वो मोबाइल्स के सिम्स जो है उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, उसके द्वारा कहा गया था। लेकिन बीच में जो इंटरमीडिएरी थे यही 2 लोग थे जिनको पकड़ के गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम सूरज कुमार साहू है, दूसरा का नाम विकास राम है। इन दोनों का काम मुख्यतः यही था कि भोले भाले लोगों से सिम को उपलब्ध कराया जाता था, लेकर सिम के माध्यम से धमकी दी जाती थी और पैसों की वसूली की जाती थी। तो दोनों को पकड़ा गया है, दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है और उनको जो सिम का इस्तेमाल किया गया था और जो फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था वो दोनों आपके सामने प्रदर्शन के रूप में रखा गया है। दोनों को पकड़कर आज हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। धनबाद के अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं, वहीं पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के पुराना बाजार स्थित घराना ज्वेलर्स शॉप में बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की और फायरिंग के बाद फरार हो गए। फायरिंग में गनीमत रही कि दुकान संचालक बाल बाल बच गया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के साथ बैंक मोड़ भूली थाना के साथ ही कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद कारोबारियों में दहशत है और अपराधियों पर कार्रवाई के साथ ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। डीएसपी ने मामले की जांच जारी रहने की बात कही है कि कल अपराधियों के रडार पे कौन होगा। देखिए, हम व्यापारी अपना व्यवसाय करने के लिए आते हैं, हम लोग व्यवसाय करते हैं इसी बिहाफ में कि हमारे सुरक्षा में जिला प्रशासन है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घट रही है। देखिए, यहाँ से 1500 मीटर की दूरी पे बैंक मोड़ थाना है। तो जब प्रशासन थोड़ा सा प्रशासन को ना अपना टेक्निक को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अभी अपराधी हाईटेक हो गए हैं तो प्रशासन को भी हाईटेक होना पड़ेगा और हम व्यवसायियों की तरफ से जो भी सहयोग प्रशासन को चाहिए वो हम लोग देने के लिए और करने के लिए तैयार है। घराना ज्वेलर्स है तो वहाँ पे फायरिंग होने की सूचना है। उसी सूचना में हम लोग यहाँ पर अभी जांच कर रहे हैं, फुटेज वगैरह हम लोग देख रहे हैं किधर से आया किधर। डुमरी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष स्तुदीन ओवैसी रांची पहुंचे हैं। आज वे डुमरी में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कल रांची पहुंचने पर ओवैसी ने एलपीजी के दाम घटाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रांची में उन्होंने कहा कि G20 पर केंद्र सरकार 4000 करोड़ खर्च कर रही है पर पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं घटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमत कम करके सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। तो ये रक्षाबंधन का तोहफा है बहन के लिए? नहीं, ये नाकाफी है और कमी करनी चाहिए। जो कमी का दावा कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज़ है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है और G20 के लिए करीब 3,500-4 हज़ार करोड़ के खर्च किए जा रहे हैं। सर, डुमरी उपचुनाव के लिए आए लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन के हैं कांग्रेस और जेएमएम के, ये लोग बोल रहे हैं कि आप बीजेपी को जिताने के लिए आए, आजसू बीजेपी उम्मीदवार। नहीं, ये तो पुराना इनका रिकॉर्ड है, वही गाना बजाते रहते हैं। इतने सीटों पर बीजेपी जीत गई जहाँ पर हम नहीं लड़े, तो फिर उस पर क्या बोलेंगे, वो मिले हुए थे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख स्तुदीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ मुकाबला भी दिलचस्प मोड़ पर आता दिख रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि ओवैसी के आने से डुमरी विधानसभा उपचुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि अब जेएमएम की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार दिया। अब देखिए, ओबीसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राज्य की मुस्लिम जनता भी ये बात को समझ चुकी है कि ओबीसी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि जहां जहां ओबीसी जा रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी का विजय वहां हो रहा है। रामगढ़ नहीं आए वो, तो स्वाभाविक तौर पे रामगढ़ का रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन वो डुमरी आ गए हैं तो डुमरी का रिजल्ट बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी कहा कि ओवैसी के आने से डुमरी विधानसभा उपचुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश में नफरत की राजनीति करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वह बीजेपी वाले हो या चाहे एआईएमआईएम प्रमुख स्तुदीन ओवैसी ही क्यों ना हो। क्या होगा उनके आने से? उम्मीदवार खड़ा किया उन्होंने, पिछले बार भी उम्मीदवार खड़ा किए थे, क्या नतीजा निकला? और अब तो पिछले 2-3 सालों में इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि किसी कट्टरपंथियों को भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है। आप देखें, जो कट्टरवाद की राजनीति करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी अन्य धर्म के हो, उनको जनता ने नकारना शुरू कर दिया है। भाजपा की अवसान आप देख रहे हैं, पूरे देश में सुपड़ा साफ होने के कगार पर है वो लोग।
वही हाल MIM का है। जेएमएम और कांग्रेस ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताया। इस मामले पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं। उन्होंने जेएमएम पूछा कि ओवैसी तो बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते हैं, फिर वो बीजेपी की बी टीम कैसे हो गए? जहां तक सवाल है डुमरी उपचुनाव का, तो कल वैसे तो आज रात से रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो जाएगा। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार है, डुमरी के भी मतदाता भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधेंगे और उसके बाद जमकर एनडीए के प्रत्याशी को वोट देंगे। अब जहां तक सवाल ये है कि ओवैसी साहब का, तो ओवैसी साहब तो पूरे देश के अंदर नफरत का बीज बोने का काम करते हैं। ओवैसी साहब का भी एक सियासी पार्टी है, अब वो भी चुनाव लड़ते हैं, खुद सांसद भी हैं, उनके एक दो और भी सांसद हैं, उनके कई विधायक हैं देश के अंदर। डुमरी विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने उतर चुके हैं। डुमरी के केबी हाई स्कूल के मैदान में राज्य स्तरीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर घोटाले में बिजी रहने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से एनडीए गठबंधन की आजसू पार्टी उम्मीदवार यशोदा देवी को जिताने की अपील की। आप सभी से संयुक्त मेरा राज्य का भला कर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के गोल्डन थ्रो के बाद जेवलिन का खेल चर्चा में है। झारखंड में भी जेवलिन को लेकर खिलाड़ियों का रुझान लंबे समय से देखा जा रहा है। अब तक राज्य के 8 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। रांची के खेल गांव में भी JSSPS के माध्यम से प्रोफेशनल खिलाड़ियों को जेवलिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। JSSPS में प्रशिक्षण ले रहे चुनिंदा खिलाड़ियों को जेवलिन और पर्याप्त डाइट की सुविधा तो मिल रही है, लेकिन अपने घर पर रहने के दौरान खिलाड़ी तमाम सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। बावजूद इसके झारखंड में जेवलिन की तस्वीर बुलंद हौसलों के साथ नजर आती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। एक खिलाड़ी की पहचान उसके खेल से होती है, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसकी पहचान एक खिलाड़ी से बन जाती है। जी हाँ, खेल का नाम आपको जेवलिन है और खिलाड़ी का नाम नीरज चोपड़ा है और झारखंड में भी कई नीरज चोपड़ा तैयार किए जा रहे हैं। हम इस समय JSSPS से मौजूद हैं। JSSPS दरअसल राज्य सरकार और CCL का ज्वाइंट वेंचर है और यहाँ पर खेलगांव में आप देख रहे हैं कि जेवलिन के कई प्लेयर्स हैं यहाँ पर जो खुद को नीरज चोपड़ा बनाने के लिए बेताब हैं। लगातार यहाँ पर कड़ी धूप में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? सर बादल कुमार। बादल, तो बादल अभी तुम किस लेवल पर खेल रहे हो? सर स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पर कहाँ तक जाने का इरादा है? सर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल किसकी तरह बनना? सर नीरज चोपड़ा जैसा। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा की तरफ बनना है। तो मालूम है कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने अभी कितना दूर अपना भाला फेंका था? 88.17। किस देश को हराया था? पाकिस्तान को। पाकिस्तान सेकंड में थी। पाकिस्तान। अच्छा ये बताओ कि जब हम यहाँ पर जेवलिन जैसा खेल जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खेल काफ़ी महंगा है, यानी एक फाइबर, ये फाइबर का है जो आपको बता दें कि जेवलिन जो है काफ़ी महंगा खेल है और मेरे हाथ में जो जेवलिन है वो दरअसल फाइबर का है। जो खिलाड़ी शुरुआत में जेवलिन पकड़ते हैं उन्हें अभ्यास के लिए फाइबर की जेवलिन दी जाती है। दरअसल इसकी वजह यह है कि जो आम तौर पर जो प्रोफेशनल जेवलिन होती है उसकी कीमत ही 74,000 रुपये से शुरू होती है, जो कि जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाएं, जो कि इसका पॉइंट टूटने का खतरा होता है। कहते हैं जेवलिन के लिए डाइट अच्छा होना बेहद जरूरी है। जब तक एक शरीर स्वस्थ नहीं होगा आप अच्छा जेवलिन नहीं कर सकते हैं, नहीं फेंक सकते हैं भाला। तो क्या डाइट सही मिलता है? यस सर मिलता है। यस सर, हम लोग को अच्छा डाइट मिलता है। अच्छा ये बताइए कि आप आते रहने वाले कहाँ के हैं? सर रांची के रहने वाले हैं। कहाँ के? तो क्या जेवलिन की सुविधा घर में प्रैक्टिस के दौरान मिलती है? सर यहाँ के जैसा नहीं मिलता है सर, और घर में हम लोग को एफर्ट नहीं कर पाते हैं सर जेवलिन के। बोले कि जेवलिन में करियर बनाने का विचार कहाँ से आया पहले? सर यही JSSPS से। हाँ, किसने बताया कि जेवलिन में भी एक बढ़िया करियर है? सर पहले तो नहीं पता था सर, नीरज चोपड़ा को ही देख के मोटिवेशन हुए सर। हाँ यस सर। नेशनल प्लेयर भी कोई हैं झारखंड से? यस सर हैं, झारखंड से बहुत सारे नेशनल प्लेयर उभर के आए हैं और निकल रहे हैं और यहाँ से भी निकल रहे हैं। शुरू में सुविधाएं को हम लोग उस तरह से नहीं दे पाए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया हम लोग सुविधाओं से लैस करते गए बच्चों को, और आज ये रिजल्ट आ रहा है कि बच्चे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में मेडल दे रहे हैं हर एक डिसिप्लिन में। खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जा रही है, खिलाड़ी पसीना भी बहा रहे हैं, लेकिन कुछ और चाहिए। एक थोड़ा है, बहुत कुछ की ज़रूरत है।
संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। राष्ट्रपति पदक के लिए झारखंड से 2 शिक्षकों के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें एक शिक्षक सैनिक स्कूल तलैया के मनोरंजन पाठक हैं। 2002 से सैनिक स्कूल में बतौर कंप्यूटर साइंस के शिक्षक के रूप में वे अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही कैडेटों को शिक्षित करने के साथ साथ चरित्र निर्माण की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। 5 सितंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सैनिक स्कूल के सीनियर टीचर मनोरंजन पाठक को सर्वोच्च शिक्षक सम्मान राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करेंगी। मनोरंजन पाठक को सम्मान मिलने से स्कूल के दूसरे शिक्षकों के साथ कैडेट्स में भी खुशी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं कोडरमा संवाददाता रितेश लोहानी। आगामी 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत होने के वाले कोडरमा के भी एक शिक्षक का नाम शामिल हुआ है और ये है मनोरंजन पाठक, जो कि सैनिक स्कूल तिलैया डैम के सीनियर टीचर में शुमार हैं। और हम इनसे इसी से बात करेंगे कैसा इन्हें अनुभव हो रहा है शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रीय शिक्षक का जो सम्मान इन्हें मिल रहा है। सर, कैसा अनुभव लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है सैनिक स्कूल परिवार के लिए कि ये सम्मान मुझे दिया जा रहा है। ये हमारे पूरे जिला वासियों के लिए, पूरा राज्य के लिए गर्व की बात है कि सैनिक स्कूल तिलैया जो झारखंड का एक धरोहर है, उसके किसी शिक्षक को इस नेशनल लेवल पे अवार्ड दिया जा रहा है। तो हमारा आवासीय विद्यालय के शिक्षक का दायित्व बाकी शिक्षकों से ज़्यादा इसलिए होता है कि हम उसके 24 घंटे उसके शिक्षक हैं। हर जगह उनको हमें प्यार देना है, सही ढंग से सारे कुछ लाइफ कैसे जीना है, रहना कैसे है, ग्रुप में कैसे रहना है, व्यवहार कैसे करना है एक दूसरों के साथ, ये सारा कुछ सिखाते हैं। तो इसलिए हम लोग का जो शिक्षक हैं आवासीय विद्यालय के, इनके दायित्व ज़्यादा होते हैं इस मामले में कि बच्चों के जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, जो सर्वांगीण विकास है, उसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। इनिशिएटिव वाली जो नेचर है ना कि नहीं, बात को टालने नहीं है, अगर आई हैं चीज़ें तो आगे बढ़ानी है, वो हमने सर से सीखा है। 1 महीने में हम लोग को कोई सोर्स नहीं था हमारे पास, तो पढ़ाई लिखाई का तो सेल्फ स्टडी कर रहे थे। लेकिन सर क्योंकि कंप्यूटर टीचर हैं तो उन्होंने ये आइडिया लाया था कि गूगल मीट से, जूम से क्लास कराया जाएगा। उसके बाद से हम लोग लगातार 1.5 साल तक हमारा क्लास वैसा ही चलता रहा और रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। उस साल भी एनडी का उतना ही रिजल्ट निकला था जितना ऑफलाइन में होता था। वो चूँकि हमारा स्कूल रेसिडेंशियल स्कूल है, वो सीनियर मास्टर भी हैं, तो पूरे बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, सिस्टम के लिए राउंड द क्लॉक वो अवेलेबल रहते हैं और अपने सब्जेक्ट के साथ मैंने प्रकांड पकड़ के अलावा वो एनडीए में बच्चों का कैसे इम्प्रूवमेंट हो इनटेक में, उसमें उनका बहुत योगदान रहा है। उन्होंने एनडीए सेल की स्थापना की है। सैनिक स्कूल तिलैया के लिए नहीं, सारे सैनिक स्कूलों के लिए, और साथ साथ में जो हमारी सैनिक स्कूल सोसाइटी है उनमें से ये अकेले इंडिविजुअल है जिनको ये अवार्ड प्रेसिडेंट की तरफ से मिलेगा। तो ये बहुत गर्व और हर्ष की बात है और हमारा स्कूल तो उत्साह से झूम रहा है। एक्चुअल में आपको सही बताऊं, कहीं ना कहीं झारखंड के लिए भी गर्व का पल है कि झारखंड के 2 शिक्षकों का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है। रितेश लोहानी, न्यूज 18, कोडरमा। और आइए एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।